तो हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं। वैसे पिछले साल ये 15 थे, लेकिन इस साल अप्रैल में वो सिलेबस में फिर से एक चैप्टर ऐड होकर 16 हो गया। लेकिन अप्रैल का पूरा जो टाइम है वो लॉकडाउन में चला गया, तो हो सकता है कि सीबीएसई उसको वापस से थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस करे, इसलिए हम लोग चैप्टर 1 नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये पिछले साल नहीं। तो चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 2 है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ये आप पिछले साल 11th में ऑलरेडी इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके हो, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड आपका आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको पता है कि हर चीज़ की जो डिसोल्यूशन की कैपेसिटी है, ठीक है, वो एक लिमिट तक ही होती है। तो उसके ऊपर हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक है गैस एंड लिक्विड और सेकंड है लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, गैस एंड लिक्विड में आता है आपका हेनरीज लॉ, हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका लिक्विड एंड लिक्विड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे राउट्स। और उसके बाद आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 डील करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस, इंट्रोडक्शन सॉल्यूशंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? ठीक है, ये जो चीजें हम लोग बेसिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशंस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर where components are completely miscible with each other. For example, sugar and water, salt and water. ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कंपोनेंट्स एक दूसरे में completely soluble होते हैं। ठीक है, concentration. What is concentration of solution? Concentration का मतलब होता है composition. How much amount of solute is dissolved in how much amount of solvent, या how much amount of solution is known as concentration. ठीक है, concentration can be expressed in various methods. For example, we have molarity, mole fraction, mass percentage, normality, and parts per million. So these are the various methods by which we can express the concentration of a solution. Okay, first starting with the molality. Okay, molality as you have already studied, molality is the amount of or moles of solute that is dissolved in 1 kg of solvent. Okay, it is the number of moles of solute dissolved in dissolved in 1 kg of solvent. ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, 1 kg of solvent। ठीक है, बाकी सारे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सॉल्वेंट से, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी को इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैरिटी इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, एंड इट्स यूनिट इज मोल पर केजी। यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर केजी। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा है 3, तो कहीं पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मोलर सॉल्यूशन, विच मीन्स 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो,
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 3 मोल्स, उसमें इसलिए ऐसा अलग से नहीं दिया हुआ है कि कितने मोल सॉल्यूट है, लेकिन 3 मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलालिटी इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में ये जनरली आ जाता है कि विच ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलालिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड कर रहा है और मास टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इस पूरे चैप्टर में आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पास कुछ नोटेशन है, वही नोटेशन आपको सारे फॉर्मूला में यूज करना, और अगर आप वो बार बार चेंज कर दो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्टकट ले लेते हैं। जहां पर भी 2 आता है सब्सक्रिप्ट, जहां पर भी सब्सक्रिप्ट 2 आता है, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट की, और जहां पर भी सब्सक्रिप्ट 1 आता है वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। और एक चीज, जहां पे लिखा है मास, मास का मतलब उस सब्सटेंस का वेट जहां पे लिखा हुआ। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास के लिए हम लोग ले रहे हैं W, और सॉल्यूट के लिए लिए हुए 2, मतलब ये हो जाएगा W2। मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा W1। ठीक है, वैसे ही हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पूरा चीज ले लिए एक साथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2, number of moles of solvent N1, means for number of moles we are using N. Okay, molar mass of solute capital M और solute इसलिए M2, molar mass of solvent capital M1, mass of solute W2, mass of solvent W1। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब आप फॉर्मूला में पुट करते हो तो वहीं पे आपसे गड़बड़ी होती है कि कौन सा मास है कौन सा मोलर मास। ठीक है, तो मास का मतलब वेट, जो उसका अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 3 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। 3 ग्राम ऑफ शुगर, वहाँ पे शुगर हमारा हो गया सॉल्यूट और उसका मास हो गया 3 ग्राम। अब हो गया उसका मोलर मास क्या हो, मोलर मास आप फॉर्मूला देख के बताऊंगा। जैसे शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C12H22O11। अब इसका मोलर मास निकालना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 इनटू नंबर ऑफ कार्बन 12 प्लस मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 इनटू 22, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 इनटू 11, ये हो जाएगा 222 ग्राम। तो यही करना है आपको, मास क्वेश्चन में गिवन होगा, मोलर मास आप फॉर्मूला देके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस नोटेशन के अकॉर्डिंग मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाता है
यहाँ पे हम लोग 1000 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारी क्वांटिटीज हमने ग्राम में ली, ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या लगाए 1000 लगाए। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स डिजॉल्व इन हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक सॉल्यूट ले रहे हैं और दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसका यूज कैसे करना। सपोज आपको एक क्वेश्चन मिला 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। क्वेश्चन में गिवन है 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स ऑफ सॉल्ट, जो भी सॉल्ट होगा, NaCl होगा, KCl होगा, जो भी होगा, 3 मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह इसको लिख सकता था 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे एक्वस लिख दिया, इसलिए अलग से इसको वाटर लिखने की जरूरत है, ठीक है। 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 3 moles of salt is dissolved in 1 liter of water. Unit of molarity is mole per liter. जिसमें mole per kg था, इसमें क्या होगा mole per liter and it is denoted by capital M. तो आप कहीं पे mole per liter की जगह capital M भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का अगर हम लोग शॉर्ट में फॉर्मूला लिखे, जैसे मोलैरिटी का लिखे थे, तो क्या होगा W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। M2 इंटू V, यहाँ पे V1 या V2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पूरे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। मोलैरिटी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। इसका आंसर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए होगा क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो चीज़ें एक्सपेंड होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है, उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो अकॉर्डिंगली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो दैट मीन्स मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब अगर आप किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके रखे हैं, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। Next is mole fraction. Mole fraction is simply fraction of number of moles of solute with solution or solvent with solution, ठीक है। For example, if we are calculating mole fraction of solute, then it will be equal to number of moles of solute divided by total number of moles of solution. If we are calculating number of mole fraction of solvent, then it is number of moles of solvent divided by total number of moles of solution. X2, what is X2? Number of mole fraction of solute. So it is equal to N2 divided by N1 plus N2. X1 is equal to N2 N1 divided by N1 plus N2. और यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये फ्रैक्शन है। जैसे अगर आप किसी चीज़ों का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो सारे कंपोनेंट्स के परसेंटेज का सम 100 होता है, वैसे ही सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सपोज दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स ओनली 2 कंपोनेंट्स आर देयर, solute and solvent. So
तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1. ये हम लोग बोल सकते हैं x1 plus x2 is equal to 1. If there are components more than 2, for example there are 5 components, then also x1 plus x2 plus x3 x4 x5, the sum of all the mole fraction of all component will be equal to 1. नॉर्मेलिटी, अब ये अलग है क्योंकि ये आपने 11th में नहीं पढ़ा. ठीक है. नॉर्मेलिटी क्या होता है? जैसे आप मोलैरिटी के लिए क्या लेते हैं? मोल्स लेते हैं. यहाँ पे नॉर्मेलिटी के लिए हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. ठीक है. वहाँ पे बस मोलैरिटी की जगह आपको रिप्लेस क्या करना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है कि कितना उसका मोलर मास है डिवाइडेड बाय उस कैटायन या उसके एनायन, या फिर अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, और अगर वो बेस है तो उसकी एसिडिटी कितनी है. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूँ H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम. अगर आप H2SO4 को आयनाइज करोगे तो H+, वहाँ पे 2H+ आयन आएंगे और SO4 2- आयन आएगा, मतलब चार्ज उसमें हो गया 2. तो अगर मैं H2SO4 का मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा पहले. ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स आयन. मतलब अगर वो आयन बनाता है तो उसके आयन में कितने चार्ज होंगे. जैसे आप ले लो H2SO4, इसका मोलर मास होता है 98 ग्राम और इसके आयन्स में चार्ज होता है 2. तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो आपको 98 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा. ठीक है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलर मास बाई चार्ज. तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98 और इसमें चार्ज है 2, ये हो जाएगा 49 ग्राम. कितना हो जाएगा? ये 49 ग्राम हो जाएगा. ठीक है. तो ये अभी हम लोग निकाले हैं इक्विवेलेंट वेट. जैसे आप मोलर मास एक चीज है, वैसे ही इक्विवेलेंट वेट एक चीज है. अब मोल्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप करते हो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हो. वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, वो दोनों चीजें आपको एक जैसी लगेंगी. ठीक है. तो क्या है मोलर मास? अगर हम लोग मोलर मास ले रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा. ठीक है. तो अगर आप क्या करो, मोलैरिटी में, मोलैरिटी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रखें तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी. ठीक है. इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से. नॉर्मेलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. ठीक है. पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है. ये परसेंटेज केस है. जैसे परसेंट का मतलब क्या है? पार्ट्स पर 100. 100 में से कितने पार्ट्स है? जैसे सपोज अगर आप बोले 5%, विच मीन्स 5 पार्ट आउट ऑफ 100. तो वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है उतने पार्ट्स इन अ मिलियन. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूँ 5 पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब क्या हुआ? 5 पार्ट्स इन हाउ मच? मिलियन.
ठीक है। तो जैसे आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, आप परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए हम लोग इंटू 10⁶ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी, बहुत मिनट क्वांटिटी है। आप सोचो मिलियन में से आप पार्ट्स काउंट कर रहे हो। ठीक है। मतलब अगर किसी की क्वांटिटी 5 ppm है, मतलब 1 मिलियन में 5 पार्ट, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, बहुत मिनट क्वांटिटी होगी। तो ये अपन तब यूज़ करते हैं जब सॉलिड आपका बहुत ट्रेस अमाउंट में होगा। जैसे आपको पता है कि जैसे आप क्लोरीन यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के, ठीक है, जो पूल वाटर होता है उसमें क्लोरीन डलता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में होता है। मतलब आप बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन उसका यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें सबका फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला मिलने के बाद आप चैप्टर 2 का जो टेस्ट के क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका सॉल्व भी करेंगे और उसका डाउट भी क्लियर करेंगे।